तो अब हम लोग बुद्धि की क्रियाएं पढ़ते हैं, है ना। चित्त की क्रियाओं तक हम लोग ने पढ़ा। तो ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अनुभवगामी विधि में जो है इस प्रकार से स्पष्टताएं हैं। ये आशा विचार इच्छा तीनों मिला करके विचार आयाम है। अब यहाँ पर उसकी तात्विकता जो है ना, वो कह रहे हैं अस्तित्व बोध, जिसको अपन ने अस्तित्व ज्ञान में पढ़ा था, है ना। तो अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है, इसका बोध हो जाना, ये अस्तित्व बोध है। मतलब मूल ऊर्जा ही मूल चेष्टा के रूप में अभिव्यक्त है, जिससे श्रम गति परिणाम का सिद्धांत है। श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य और परिणाम के अमरत्व के साथ जो है सारी क्रियाएं जो है किसी निश्चित लक्ष्य दिशा प्रयोजन के साथ गति कर रही है। इसको समझना ये अस्तित्व बोध है। इसके साथ सत्य बोध होता है ना। तो जो मानव के विचार कार्य व्यवहार की सार्वभौमिकता को पहचान जाना, इसको सत्य बोध बोलते हैं, है ना। अस्तित्व बोध के साथ सत्य बोध, जीवन बोध, है ना, कि जीवन जो है वो अस्तित्व में गठन पूर्ण इकाई के रूप में है, जड़ ही चैतन्य हुआ है, इसको पहचान जाना अनुक्रम में। फिर जागृति क्रम जागृति में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की संपूर्ण इस अवस्थितियों को जीवन में ही पहचाना जाता है। फिर मानव परंपरा में उसको सूत्रित किया जाता है। और ये व्यवस्था बोध है ना। अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, नित्य वर्तमान है, और सहअस्तित्व ही परम सत्य है। इसको पहचान जाना बराबर व्यवस्था बोध को पहचान जाना। मतलब नियंत्रण संतुलन को पहचान जाना और नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करने के अर्थ में भागीदारी करना, यही व्यवस्था बोध है। इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के आधार पर मानव संबंधों में संतुलन और प्रकृति संबंधों में संतुलन प्रमाणित होगा, जिससे कि मानव जाति की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। और ये जो परिवार होगा, इसमें जो समाधान संपन्न मानव होंगे, वो धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति संपन्न मानव होंगे। इसलिए परिवार ही व्यवस्था का केंद्र है। जैसे अभी हमारी राजनीति की व्यवस्था अलग है, उसके लिए अर्थव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो सब यहीं पर रहेगा, परिवार में ही उसकी समझ होगी मिनिमम। फिर जो है कुछ विशेष रोगों के लिए अस्पताल और ये सब होंगे, शिक्षा, है ना। नहीं तो धीरे धीरे ये परंपरा बनने के बाद माता पिता ही धारक वाहक होंगे। ये टेक्निकल नॉलेज है इस सब के लिए, या कोई एडवांस शोध है, उसके लिए मानव घर से बाहर जाएगा, बाकी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सामान्य आहार आवास के लिए तो वो घर पे ही हो जाएगा, है ना, एक गांव में ही हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 10-20-100 गाँव की सीमा में हो जाएगा। इससे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा नहीं। इससे ज्यादा के लिए फिर जो उच्च स्तर के शोध होते हैं 10वें सोपान में, तो ये सोपानों में भागीदारी से ही, जैसे हमने एक सोपान में भागीदारी कर दी, 10 परिवार, हमारा शरीर चलाया, लेकिन मानव ही भागीदारी कर रहा है ना, हम नहीं कर रहे तो कोई मानव कर रहा है, कोई जीवन ही अपने वैभव को प्रमाणित कर रहा है। तो इस प्रकार से 10 परिवार के बाद 100 परिवार, ये जो गठन, एक गठन जो हो गया, उसमें हमारी भागीदारी से 10 सोपान तक के प्रमाणित होने की अवसर उपलब्धि है, स्रोत को हमने स्टैब्लिश कर दिया, यही भागीदारी है। आप हमेशा जिंदा थोड़ी रहोगे 10 सोपान तक प्रमाणित करने तक, जीवन को होता है बोध, शरीर के द्वारा प्रमाणित होता है, इसलिए जीवन में है ये सारा। जीवन क्रिया पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ये बोध मतलब आप कुछ नहीं बदलना, इसमें पूर्ण परिमार्जन, पूर्ण निराकर्षण हो गया। अभी आत्मबोध नहीं होने से वो प्रत्यावर्तन नहीं है जिसकी हम लोग बात करते। मैं इतना सब बात करती हूँ, मुझे पता है कि वो जो प्रत्यावर्तन है, जो निरंतर स्थिति और हर वक्त वैचारिक में विचार में केवल सहस्तित्व सूत्रित रहना भी वो नहीं है। भी बहुत सारी भ्रमित मान्यताएं भी आ जाती हैं, धीरे धीरे पूर्वाग्रह बीच बीच में सर उठाने लगते हैं। उनको फिर हम अपने वैचारिक क्षमता से उसको रोकते हैं कि नहीं, ये हमारा स्वत्व नहीं, मानव का स्वत्व नहीं है। मानव के रूप में अपने को देख पाते, जैसे मानव बराबर ये मान, तो मैं उसमें भी हूँ। मैं अपने में मानव देखने जाऊंगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरा फ्रेम तो आदर्शवादी भौतिकवादी। मानव का फ्रेम क्या है यदि वो पहचानते हैं, है ना। विचार की स्थिति मानव की क्या है, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न, है ना, या 4 या 5 स्थितियों की एक सूत्रता को। मन की स्थिति मानव में क्या है, तो रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक आस्वादन की स्थिति मैं उसमें हूँ, मैं उसमें से किस आस्वादन में उसको पहचानना, है ना। तो वो लक्ष्य मूलक आस्वादन पहचानने के बाद ही बाकी आस्वादनों की निरर्थकता या सार्थकता पहचानने में, उससे पहले आती ही नहीं। थोड़ा थोड़ा भास आभास होता रहता है, वो तो होता ही है,
तो ये ना ये थोड़े थोड़ा जो है भास आवाज के साथ हम जैसे हम गति करते रहे, भागीदारी करते रहे लोगों के साथ परंपरा में, है ना, दर्शन के अभियान में। ये भागीदारी हम क्यों कर रहे थे, ये भी हमको स्पष्ट होना। हम स्वयं समझने के अर्थ में कर रहे थे, है ना, कि हम समझ जाए। समझे बगैर करेंगे कैसे? अभी लोगों को लगता है हम प्रमाणित कर रहे हैं। प्रमाणित कहाँ प्रमाणित होगा? सत्य समझे बगैर आप क्या प्रमाणित करोगे? आदर्शवाद भौतिकवाद के अलावा खेती करना बराबर प्रमाणित करना ऐसे हो गया था। तो खेती तो हजारों साल से मानव जाति कर रही और ऑर्गेनिक ही कर रही थी, तो क्या प्रमाणित हो गया? उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये अस्तित्व बोध, व्यवस्था बोध, है ना, इन सारे बोध के साथ जागृत मानव दृष्टा पद को प्रमाणित करता है, जो उद्देश्य है। वो एक लंबी कहानी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, है ना। ग्राम युग के विकास के साथ जो है कृषि का विकास हुआ, क्योंकि मानव को एक स्थिर जगह रहना था। भागते दौड़ते में मानव के क्रियाकलाप जो है, परिवार की व्यवस्थाएं बनती नहीं, इसीलिए वो जो है पर एक जगह रहने लगे, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, है ना। फिर युद्ध के लिए जो है लूटा लाटी होती थी, तो एक जगह उसका कोषागार बनाना। अब जब थोड़ा बहुत था तो अब तो लेके चल लेते थे, जब ज्यादा होने लगे तो फिर बड़ी संख्या में वो सब चाहिए, तो फिर ग्राम युग का विकास हुआ, है ना। विकास जो है मानव ने सब आवश्यकता अनुसार विकास किया है। उसके साथ फिर कृषि युग आया। भाई उगा के रख लो, खा के रख लो, ये रोज रोज कहाँ तक कंदमूल फल ढूंढेंगे, है ना। तो इसलिए फिर वो उगाने लगा, खाने लगा, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हुई। फिर और दुनिया भर वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संसार विकसित हुआ, और कुछ नहीं हुआ इससे ज्यादा। ये हमको समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो अस्तित्व बोध, सत्य बोध, जीवन बोध, व्यवस्था बोध है, ये अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन, अनुभव मूलक विधि से जो अध्ययन कराया गया है हमको, उसको आप सभी तक पहुंचाना, है ना। तो ये अनुभव के प्रकाश में अध्ययन हम आपको करा, हम अपना कुछ भी लगा देंगे वो कचरे में ही, आदर्शवाद या भौतिकवाद में ही घुसेगा। परंपरा सड़ चुकी है, सड़ गई मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। ये एक नीड है न्यू स्टैब्लिशमेंट की। वो जो वो न्यू स्टैब्लिशमेंट हम नहीं समझते ना, तो इसी में ही पैच वर्क करते रहते। ये पैच वर्क नहीं है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कहा गया कि ये विकल्प है ना? तो ये किस प्रकार से भौतिकवाद और आदर्शवाद का विकल्प है, व्यवस्था के अर्थ में भी थोड़ा उससे हाँ, कहीं। जो विकल्प है ना, अब हम पढ़ते हैं सहअस्तित्ववाद, फिर हम उसको पढ़ते हैं सहअस्तित्ववाद किसका विकल्प है? आदर्शवाद और भौतिकवाद। आदर्शवाद में मानव का सोच व्यक्तिवादी है, यहाँ सहअस्तित्ववादी विकल्प है ना। सहअस्तित्ववाद में जो है आदर्शवाद और भौतिकवाद में जो सोच है वो कैसा है? परिवार का, सब व्यक्तिवादी है, किसी का एक लक्ष्य नहीं है, है ना। और समाज समुदाय मानसिकता में है, राष्ट्र अभी क्षेत्रीयता में है, वो अभी पूरे धरती अपने को एक जाति के रूप में नहीं देखती है। तो इस प्रकार से परस्पर द्रोह विद्रोह, क्योंकि एक दूसरे का लक्ष्य मैच नहीं कर रहा, है ना, कार्यक्रम ही मैच नहीं कर रहे हैं। अर्थनीति है वो शोषणवादी है, राजनीति है वो एकाधिकारवादी है ना, धर्म नीति है वो सदुपयोग सुरक्षा सिखा नहीं पा रही है, इसलिए ये सारी गड़बड़ियां हैं। इन सभी का विकल्प सहअस्तित्ववाद है। तो जो व्यवस्था बनाने के लिए राजनीति, धर्म नीतियां, वो सारा परिवार में ही होगा, अलग से धार्मिक गुरु की जरूरत नहीं होगी। तो ये पूरी मानसिकताओं का ही विकल्प है। तो हर प्रकार का व्यक्ति, चारों आयाम मानव के और पांचों स्थितियों में जो सूत्रित होना है, उन सभी का विकल्प है। इसलिए ये टोटल एक शिफ्ट है, जिसको हम लोग कौन सा पैराडिम शिफ्ट बोलते हैं। बिल्कुल पैराडिम शिफ्ट, ये पैराडिम शिफ्ट है। हम इसी व्यवस्था में कुछ सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। यानी परिवार व्यवस्था भी जो अभी जो संबंधों का प्रयोजन, मान लीजिए हम सब भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे एक दूसरे, समाज सर्वतोमुखी समाधान को समझ भी जाए, तभी ये हमको परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के लिए उत्पादन विधि से ही भागीदारी करना पड़ेगी, तभी समृद्धि प्रमाणित होगा। क्योंकि उत्पादन के बगैर समृद्धि प्रमाणित नहीं हो सकती। हम सोचे नौकरी करते हुए करेंगे, नैतिक पॉसिबल ही नहीं है। व्यापार और नौकरी विधि से, व्यापार अपराध है, नौकरी दास्ता है। ये दोनों से विकल्प, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति बराबर सहअस्तित्ववाद है। इस प्रकार से ये विकल्प, बिल्कुल चार आयाम पांचों स्थितियों का भी विकल्प।
तो ऐसे कह सकते हैं कि सारे शब्दों के जो अर्थ हैं, है ना, वो व्यवस्था में ही प्रमाणित होते हैं, और जो व्यवस्था है वो 10 सोपानीय व्यवस्था। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है ना। तो ये पूरा प्रस्ताव मानव के जीने के रूप में व्यवस्था का विकल्प है, व्यवस्था का विकल्प है, विचार का ये विकल्प है। व्यवस्था बोध लिखा है ना, बिल्कुल ये हुए बगैर मतलब साहित्य तो आपको समझ में नहीं आया तो व्यवस्था बोध भी नहीं होगा। व्यवस्था का मतलब है हर इकाई सहअस्तित्व में जब गति करती है, मूल चेष्टा ही नियम नियंत्रण संतुलन के साथ है। तो अग्रिम सारी गतियां नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करने के अर्थ में है ना। तो यदि ये नहीं प्रमाणित हो रहा है मतलब व्यवस्था सूत्रित नहीं हो रही है। न्याय धर्म सत्य एक दृष्टि है, न्याय धर्म सत्य दृष्टि है। हाँ हाँ, तो प्रीहित लाभ की दृष्टि का विकल्प न्याय धर्म सत्य। बिल्कुल, यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, यही पैराडिम यही शिफ्ट है, पैराडिम शिफ्ट दृष्टि का शिफ्ट ही पैराडिम शिफ्ट है। हाँ, मानसिकताओं का परिमार्जन ही शिफ्ट है, उसके साथ फिर बाकी परिणतियां हैं। यदि मानसिकता परिमार्जन नहीं होगा तो हम ना बहुत सूक्ष्म रूप से कह देते हैं, वही जो कहा ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यही चलेगा मानसिकताओं के परिमार्जन के बगैर। ऐसा नहीं होता है। जैसे हम समाज में जो जो भी कुछ गड़बड़ी है, हम जागृत हो भी जाए तो भी हमको उसको फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए परंपरा बनाना अनिवार्य है। नहीं तो आपको फेस करते आप हो जाओ जागृत, उससे क्या होना, एक दो आदमी की जागृत होते भी हैं, हाँ, पता चला अपनी ही वाट लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि समाज वैसा नहीं है ना। तो जो है हमको समाज वैसा बनाना है, परिवार वैसा, अखंड समाज के बगैर, अखंड मानव जाति के साथ संबंध को पहचाने बगैर शोषण रुकेगा। व्यापार को प्रतिष्ठा देंगे और हम सोचेंगे न्याय प्रमाण, नहीं होगा। कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित विधि से भागीदारी को समझे बगैर आप सहस्तित्व को प्रमाणित कर दोगे, सूत्रित कर दोगे। इवन आप व्याख्या नहीं कर रहे हो कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित विधि से भागीदारी के फल परिणामों के प्रति। इसीलिए जब कर्म की बात होती है ना दर्शन में, तो कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव, उद्देश्य जागृति दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही है, उसको समझना ही है। उसको समझे बगैर आप कर्ता कारण में भागीदारी नहीं, कि सहस्तित्व को समझे बगैर आपका विचार आदर्शवादी है तो हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं, हमारे बच्चे ठीक है, ये हमारे तुम्हारे का कार्यक्रम नहीं है, ये मानव जाति का कार्यक्रम है। हाँ, उसमें हमारे बच्चे भी हैं। बिल्कुल, मतलब मेरा एक यदि हम ये मान लेते हैं हमारे बच्चे हमारी आज्ञा मान ले रहे हैं और असंग्रह में नहीं जी रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, हम कुछ संप्रेषित कर पाए अपने बच्चों, नहीं कर पाए, नहीं है, तो अभी लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम तो ये कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हो। विचार पक्ष स्पष्ट ही नहीं है। वैचारिक लेवल पे उद्देश्य का कहीं कुछ भी हम नहीं मान सकते हैं। वो जैसे ना मान्यता में ही वापस लौट फिट के ना भी गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल, हम मान्यता को ही प्रमोट करते रहते हैं। ये अच्छी बहू का क्या कॉन्सेप्ट है, हैप्पी कपल का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छी बहू मतलब कोई एक अलग चीज होगी क्या, मानव परंपरा से अलग। मानव परंपरा में बहू भी अच्छी होगी, बेटा भी अच्छा होगा, माता पिता भी अच्छे होंगे, पुत्र पुत्री भी अच्छे होंगे। अच्छा मतलब जो व्यवस्था में भागीदारी कर रहे होंगे। मतलब ये कोई अच्छी बहू का अलग से कोई मॉडल आएगा क्या, अच्छे पिता का कोई अलग से मॉडल आएगा क्या, अच्छी जो है बच्चों का कोई अलग से मॉडल नहीं। मानव चेतना में ही सूत्रित होता है, फिर वो देव और दिव्य चेतना पूर्वक व्यवस्था प्रमाणित होती है। सवेरे या कल में बात की थी कि ना संबंध में वो मूल्य नहीं दिखने लगते हैं, उसमें हम लोग को कोई चीज परिभाषित नहीं करनी होती। वो जैसे ना प्रीहित लाभ से अलग हट के रुचि और लक्ष्य और मूल की जब हम लोग बात करें, तब हम लोग आपने बताया था, हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन भी किया था कि तब बताना नहीं है कि माता पिता को कैसे होना है, पुत्र पुत्री को कैसे होना है, कोई उसके लिए कोई स्टैंजा हम लोग डिफिनेशन में नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। स्वतः जो समझ गया वो करेगा, हाँ, जो समझा नहीं वो नहीं करेगा। तो उसमें फिर मूल्य भी सारे हम लोग को वैसे के वैसे दिखेंगे। तो वही है ना कि मतलब ये चीज जो है बहुत आगे की हम लोग के, जैसे ना
उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग इस पे कैसे बात करेंगे? वही जो आप बोल रही हैं कि हमारी बहू कैसे हो या हमारे बच्चे अच्छी बहू का कैसे क्या हो। कॉन्सेप्ट है? हाँ, अच्छी हम कुछ भी अंट संट बोलते रहे, वो उसमें कुछ ना बोले, ये अच्छी बहू है। एग्जैक्टली, तो वही चीज है। मतलब अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए एक अच्छी बहू, एक या अच्छी मेरा स्त्री। अच्छी अच्छी स्त्री का क्या वाइफ हो, मॉडल? वाइफ कैसे हो, अच्छा हस्बैंड कैसे हो, मतलब सच ए डाउटफुल डेफिनेशंस क्रिएट सच कर रखे हैं। डाउटफुल, है ना? तो अच्छा पति मतलब मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखे, मेरे सम्मान का ध्यान रखे, बाकियों की वाट लगाता रहे, ये अच्छा पति। इसको नहीं बोल रहे हैं मध्य दर्शन में। वो जहां भी विचार कार्य व्यवहार से गति करेगा, सभी के लिए समाधान समृद्धि का स्रोत होगा। वो अच्छा पति भी है, अच्छा बेटा भी है, अच्छा भाई भी है, अच्छा पुत्र पुत्री भी है। मानव चेतना में आप हर संबंध की प्रयोजन को, उसकी गरिमा को प्रमाणित करोगे। मेरे लिए ठीक, बाकी के लिए गड़बड़ हो, ये जो कार्यक्रम है ना, ये सब व्यक्तिवादी कार्यक्रम है। बिल्कुल। हाँ, क्षणिक सुख, बस उतना ही है। हमारे लिए ठीक रहो, बाकी का तुम जानो। बिल्कुल, इसको तो नहीं है, जागृति है वही मूल्य निर्वाह का वही कार्य, वही जागृति ही ये मूल्य निर्वाह है। बस नियम त्रय पूर्वक सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाती है। सामाजिक मूल्य, स्थापित मूल्य, मान, ये सब अलग अलग नहीं। मानव मूल्य भी सामाजिक मूल्यों की ही अभिव्यक्ति है। तो धीरता, वीरता, उदारता, मतलब हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मानव संतानों के तैयार होने की। वो उनको तैयार होना पड़ेगा। फिर हमको समृद्धि की तैयारी करनी होगी, जिसको तत्परता बोलते हैं, है ना? निष्ठा मतलब प्रमाणित कर दिया, तत्परता मतलब उसके लिए तैयारी है। तो स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में भागीदारी, ये निष्ठा का प्रमाण। उससे पहले तैयारी होती है, तो ये धीरता पूर्वक ही होती है। वीरता यही है, सत्य के लिए जब काम कर रहे हैं ना, तो अनुकूलता प्रतिकूलता, हमको इस ग्रुप में शामिल हो जाए तो हम उनके अनुकूल बात करने लगे, ये सब सब फैलेसी है। ये सब व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति हैं। सही आदमी सत्य के साथ चलता है, उसको ये विश्वास रहता है कि सत्यान्वेषी उस तक आएंगे। उसको किसी प्रकार का भी प्रबंधन और ये सब मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। यही विश्वास तो फलित होता है, और क्या फलित होता है ना? यदि आप में इतना विश्वास नहीं है, आप साहित्य को समझते ही नहीं हो। पेड़ के पास पानी जाता है, पेड़ पानी के पास नहीं जाता है भाई। हम गमलों में उगा रहे, बात अलग है। प्रकृति में जो नियम है वो नियम है। समाधान, मानव के समाधान में डूबे भीगे गिरे हो तुम, है ना? तो जिसमें जिज्ञासा हो जाती है वो पहुंच जाता है। गुरु शिष्यों को ढूंढ लेता है, शिष्य गुरु तक पहुंच जाता है, ये व्यवस्था है ना? तो अभी जब तक बौद्धिकता की, आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा नहीं है, भौतिकता ही प्रतिष्ठित है, तब तक आप कोई परंपरा बना नहीं पाओगे। आपको खुद ही बेसिकली क्लियर नहीं है। बेसिकली ये शिक्षा, संस्कार, विधि व्यवस्था, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी चीज का विकल्प प्रस्तुत विकल्प करता है। है। ये समाज शास्त्र क्या है? जो ये मानसिकताएं है ना, उसको स्थापित करने का जो संस्कार, जो हम लोग गर्भ संस्कार, है ना? अब सभी लोग शोध वोध नहीं करते हैं। कुछ लोग जैसे अभी ये वाली व्यवस्था है तो हर मानव इसमें भागीदारी कर रहा है। सत्यवादी व्यवस्था होगी, हर मानव उसमें भागीदारी करेगा। अभी हम मंदिर जाते हैं, फिर यहाँ पर जो है हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने को ही पूजा समझेंगे, गुणात्मक परिमार्जन को ही पूजा समझेंगे। तो बदल गया है ना स्वरूप, है ना? तो जैसे, तो हर कोई शोध नहीं करेगा। ये जो शोध करके व्यवस्था को स्थापित करने वाले कुछ वीर लोग होते हैं, धीर वीर, है ना, गंभीर उदार लोग होते हैं, वो इसको स्थापित करेंगे, सूत्रित करेंगे परंपरा में। धीरे धीरे ये परंपरा में सूत्रित हो जाएगा। तो जैसे संविधान को जाने बगैर वोट देते हैं, वैसे ही जो है अस्तित्व को नहीं भी समझा तो नियम त्रय में जिएंगे। बात खत्म। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्थिति में निर्भरता मतलब जानने मानने की संतुलन स्थिति। ठीक है। तो जानना जो है उसके आधार पर मानना, जानने से पहले जो मानना है वो सब पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताएं, पूर्वाभ्यासों के आधार पर। तो जो जाना गया है, क्या जाना गया है? अस्तित्व से अस्तित्व स्वरूप में जाना गया है। अभी तक आदर्शवाद, भौतिकवाद बोल रहा था चेतना से पदार्थ पैदा होता है, एक कह रहा है पदार्थ से चेतना पैदा हो रही है। सहअस्तित्ववाद कह रहा है कोई कहीं से पैदा नहीं होता, दोनों सहअस्तित्व में है, चेतना और पदार्थ सहअस्तित्व में है ना? तो ये जो जानने के बाद मानना है वही ईमानदारी है ना? जाने हुए को मान लेना, मानना पहले में मानते हैं ये सही बोल रहे हैं,
फिर उसको पढ़ करके अध्ययन करके देखते हैं, सार्वभौमिकता में व्याख्याएं हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये जाना गया है, ये सही है, तो हम मान लेते हैं। अनुभव तक मानना है, जब तक हमारा अनुभव नहीं हुआ तब तक। अभी हम आधारहीन मान्यताओं में है, फिर साधारण मान्यताओं में रहेंगे, अभी इतना ही। अभी मानव विषमताओं को, समस्याओं को सूत्रित कर रहा है, फिर समाधान को सूत्रित करेगा, यही स्थिति रहेगी, है ना। तो जाने हुए को मानना मतलब जो जाना गया है अस्तित्व सह अस्तित्व के स्वरूप में है, उस अर्थ में वैचारिक स्थितियों को, व्यवहारिक स्थितियों को, उत्पादन की प्रक्रियाओं को, व्यवस्थाओं को समझना है, वही कह रहे हैं, है ना। इसको जानना मानना मतलब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को पहचानना बराबर बोध। ठीक है, जिसको विवेक और विज्ञान को की स्पष्टता, ज्ञान जो है वो विवेक और विज्ञान पूर्वक प्रमाणित होता है। कह रहे हैं न्याय बोध, धर्म बोध और सत्य बोध। न्याय बराबर समाधान, समृद्धि, संपन्नता, धर्म मतलब सुलभता, और सत्य बोध मतलब सहअस्तित्व, प्रमाण मतलब व्यवस्था, प्रमाण। इस प्रकार से न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता बराबर स्नेह, बराबर विश्वास प्रमाणित होना, सम्मान, कृतज्ञता, श्रद्धा, पूज्यता, गौरवता, प्रेम सब प्रमाणित होता है इसमें। आप भागीदारी नहीं करो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में, नियंत्रण में जियो नहीं, कृतज्ञता प्रमाणित हो जाएगी। जो जागृत मानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है ना, तो बोलने से होगी कि करने से होगी? करने से होगी। नियम तरह का पालन से कम में कुछ होना नहीं है। फिर निश्चयात्मक स्वीकृति, सहज निरंतर। अभी निश्चयात्मक स्वीकृतियां ही हैं हमारी, यही है, यही जीना है, यही मानव चेतना है, यही व्यवस्था है, इसकी निश्चय हो जाना, है ना। कल्पनाओं को सार्थक दिशा दे देना, यही जो है अभी बोध से पहले, बोध के पश्चात भी होता है, बोध से पहले भी होता है ना। जो पहले हम अनुमान पे चलते हैं, ये यहाँ पर अनुमान नहीं है, यहाँ अनुभव पूर्वक चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम अनुभव के प्रकाश में अनुमान पूर्वक चल रहे हैं, मतलब हमको 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता स्पष्ट है। ठीक है, उसको कह रहे हैं निश्चयात्मक स्वीकृति, इससे कम में निश्चयात्मक स्वीकृति भी नहीं, है ना। फिर बुद्धि सहज प्रत्यावर्तन, ये अनुभवगामी विधि में इस प्रकार से जीते हुए एक समय प्रत्यावर्तन होगा, मतलब आत्मबोध के साथ सहस्तित्व बोध जो है वो अनुभव हो जाएगा। तो जो अभी हम विचार, अनुभव के प्रकाश में विचार, व्यवहार और कार्य को हम नियम पूर्वक नियंत्रण को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर वो स्वनियंत्रण यानी स्वानुशासन के रूप में प्रमाणित होगा। सर्वतोमुखी समाधान ही अनुशासन, स्वानुशासन की अभिव्यक्ति है ना। स्वानुशासन के रेफरेंस में ही अनुशासन है, यानी विधि का पालन और निषेध का पालन, यही उसको बताया है कर्म दर्शन में, करने लायक कर्म और सुकर्म, दुष्कर्म और मिश्रित कर्म, उसको बोला है ना। और फिर अनुकरण और अनुसरण, इस प्रकार से है। अनुसरण जो है वो भौतिक क्रियाकलाप में और बौद्धिक क्रिया मतलब भौतिक नियमों का पालन या प्राकृतिक नियमों का पालन, ये अनुसरण है ना। अनुकरण मतलब बौद्धिक और सामाजिक नियमों का पालन, या अनुकरण। इसके इन दोनों के पालन के साथ ही जो है अनुशासन और स्वानुशासन प्रमाणित होता है। इस प्रकार से ये बुद्धि की क्रियाएं। फिर ये स्थिति में ऐसा समझ में ऐसा रहता है, प्रस्तुत करने में अनुभव सहज को, प्रमाण को प्रमाणित करने की निष्ठा, दृढ़ता और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जागृति पद प्रतिष्ठा को पाना, क्योंकि पूर्ण तृप्ति जिनको पाना है, पूर्णता के लिए जो वेगित नहीं है ना, वो उनमें संवेदनाओं का भी प्रमाण नहीं आता है, क्योंकि जो पूर्णता के लिए वेगित है वही व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो ऐसे पूर्णता के लिए वेगित लोग जो है व्यवस्था में भागीदारी सूत्रित करके मानव परंपरा में सूत्रित कर देते हैं, जिससे सभी के लिए अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। इसको करुणा बोलते हैं। बाबा जी ने करुणा की है हम सबके ऊपर, है ना, कि सभी समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके। और जो लोग जागृति मतलब अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक पुण्य के अधिकारी हो। जैसे हम जो लोग, जैसे हमारे परिवार में जो भी जागृति को नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी तन बंधन से भागीदारी कर, वो पुण्य के अधिकारी है कि नहीं है? सोचो, जागृत आदमी हर मानव को सार्थक कर देता है, इसको कहते हैं करुणा, है ना।
कैसे अभिभूत करने वाली बात है। सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति, जिसको स्वीकार करना है, उसकी निर्भरता को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक क्रिया है ना। सम्यक मतलब पूर्ण प्रकार से, आधा अधूरा नहीं। तो 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता को समझे बगैर पूर्ण स्वीकृति होती भी नहीं, है ना। तो निरंतरता किसको प्रदान करना है? सुख शांति संतोष आनंद या समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को वो परंपरा में सूत्रित करने के लिए जो बौद्धिक प्रयोग नियम, बौद्धिक नियमों का पालन है ना। तो असंग्रही स्नेह के रूप में, स्नेह जो है विवेक और विज्ञान के रूप में, यही सरलता मतलब कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित विधि से नियमों का पालन है ना, इसको सरलता या सामाजिकता कहते हैं। इसी विधि से सामाजिकता प्रमाणित होगी। इस विधि से अभयता या परस्पर विश्वास प्रमाणित होगा। जिस इतना ही कार्यक्रम है कुल मिला करके, इससे ज्यादा कार्यक्रम है नहीं। ये बौद्धिक क्रिया है, मतलब बौद्धिक नियमों का पालन बराबर बौद्धिक क्रिया, ठीक है। तो सत्य या सत्यता का बोध और स्वीकृति है ना। तो जब हम केवल न्याय धर्म में सत्य को पहचानते तब वो सत्य पहचानने में आता है। जब उसको व्यवस्था में, विचार कार्य व्यवहार और व्यवस्थाओं में पहचानते हैं तब उसको सत्यता बोलते हैं, ठीक है। अस्तित्व सह अस्तित्व के स्वरूप में इसका बोध होना, तो अस्तित्व बोध, सत्य बोध, जीवन बोध और व्यवस्था बोध, क्योंकि जीवन में ही बोध होता है। जीवन में व्यवस्था बोध और ये सारे बोध होते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है मानव में धी और धृति, जिसको हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, तो एक उत्सवशीलता के लिए प्रवर्तित रहते हैं। उत्सवशीलता मतलब निरंतर समाधान से सूत्रित रहना है ना, सचित्त मानसिकताओं से सूत्रित रहना। और धी मतलब उसको प्रमाणित करना, यही है। इस प्रकार से ये बुद्धि की क्रियाएं हैं। फिर जब इसको मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो उनके प्रयोजन के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। सारांश बस इतना ही है कि जो बोध परंपरा में हुआ है, बोध और अनुभव एक साथ ही होता है। अनुभव का बोध जो है बुद्धि में होता है, अनुभव बोध बोलते हैं उसको। जो क्योंकि अनुभव जो है अस्तित्व में संप्रक्तता का, उस संप्रक्तता को जो है वो वृत्ति में जैसा देखता, बुद्धि में जैसा देखता है, उसका प्रभाव जो चित्त पर पड़ता है, उसके आधार पर प्रयोजन और चित्रण होता है। उसका प्रभाव जो वृत्ति में पड़ता है वो सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता के साथ तुलन विश्लेषण वही होता है ना। इसके साथ आस्वादन स्पष्ट हो जाना, लक्ष्य मूलक आस्वादन, वही बोध का प्रमाण है, या बोध के अनुभव में या अनुभव के प्रकाश में अध्ययन सार्थक होता है ना। जब ये स्पष्टता हो जाती ना तब अध्ययन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पूरा फ्रेम समझ में आने के बाद अध्ययन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो फिर प्रमाणित करने में निष्ठा, उससे कम में प्रमाणित होने के लिए तत्परता ही नहीं बनती है। पहले समझ में तो आए करना क्या है और उससे फल परिणाम क्या आएंगे। जब जिसको कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव बोलते हैं, और कायिक वाचिक मानसिक कृत्यकारी तन्मोदित विधि से भागीदारी, फिर हम गलत का समर्थन नहीं करेंगे, है ना। इस प्रकार से जब मानव जाति जिएगी, पूरी मानव जाति, तब वो परंपरा में तो कहीं से सूत्रित होगा। तो हम ही करेंगे, आप करोगे, तो 4 लोग पहले समझदार मानव तैयार हो जाए, फिर ये सूत्रित हो जाएगा, है ना। तो 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता को पहचानना बराबर स्वानुशासन को, अनुशासन को पहचानना। इसके साथ जो बोध परंपरा में अवतरित हुआ, जैसे एक आदमी साइकिल बना लेता है ना, तो सब बना लेंगे। जैसे एक को अनुभव हो गया, सभी अनुभव संपन्न हो सकते हैं। इसको कैसे कह रहे हैं बाबा जी? क्योंकि अनुभव योग्य हरता का उपार्जन होता है। तो कुछ बाबा ने लिखा कोई कोई बिरला ही शोध करेगा, है ना। तो ये जिज्ञासा सब में क्षमता तो रहती है, लेकिन जिज्ञासा का उदय जो है वो सब में नहीं होता है। इसलिए परंपरा में जब समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व सूत्रित हो जाएगा, हर मानव अनुभव संपन्न होगा। क्योंकि अनुभव की कुल इतनी ही परिणति है, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व का सूत्रित हो जाना। इस विधि से सभी अनुभव को प्राप्त होंगे। समझ रहे? ये है करुणा, यह है दृष्टा पद की प्रतिष्ठा जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक।